बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वी आर गोइंग टू स्टार्ट हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जिनमें डी ओवर डी एक्स हो उनको हम फर्स्ट ऑर्डर कहते हैं। तो ज़ाहिर है जिनमें डी टू ओवर डी एक्स स्क्वायर या डी थ्री ओवर डी एक्स क्यूब होगा उनको हम हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस का नाम देंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं वो लीनियर हैं या नॉन लीनियर हैं, होमोजीनियस हैं या नॉन होमोजीनियस हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ना कि हायर ऑर्डर जो है वो लीनियर कौन सी होगी और नॉन लीनियर कौन सी होगी। फर्ज करते हैं हमारे पास जो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेकंड ऑर्डर है। ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर से मेरे पास चल रहा है सेकंड ऑर्डर है। डी थ्री वाई बाई डी एक्स क्यूब हुआ तो वो थर्ड ऑर्डर हो जाएगी। तो वाई इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर इसमें साथ वाई मल्टीप्लाई हो गया तो वो इक्वेशन नॉन लीनियर हो जाएगी। आप ऐसे याद रखना ये वाई और वाई मिलके वाई स्क्वायर बना रहे हैं, यानी कि यहाँ पे अगर फंक्शन ऑफ वाई आया, वाई आ जाए, वाई स्क्वायर आ जाए, वाई क्यूब आ जाए तो वो इक्वेशन नॉन लीनियर कहलाएगी। लेकिन अगर वाई की बजाय एक्स आए तो फिर वो हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कहलाएगी। यानी कि ये इक्वेशन जो है ये नॉन लीनियर है। ये नॉन लीनियर क्यों है? क्योंकि इसमें वाई मल्टीप्लाई हो गया है। और लीनियर कब होगी? अगर उसमें एक्स मल्टीप्लाई हो। या आप ज़्यादा अच्छा क्या आप ये याद रखें, अगर डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हुआ तो नॉन लीनियर है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई होता है तो वो लीनियर ही रहती है। अच्छा, इंडिपेंडेंट की बजाय अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो तब भी कोई इशू नहीं, मसलन 2 3 4 5। अब जैसे देखें ये हमने 3 मल्टीप्लाई करवाया तो अभी भी ये लीनियर इक्वेशन। नॉन लीनियर सिर्फ उसी सूरत में होगी अगर फंक्शन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर के साथ। ये डी और डी एक्स जो है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर कहलाता है। चल लीनियर और नॉन लीनियर के बाद हम अगली बात करते हैं होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। तो होमोजीनियस इक्वेशन आप ये ज़हन में रख लें, उस इक्वेशन को कहेंगे जिसमें अगर आप y की जगह पे 0 पुट करें तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाए। मतलब y इज इक्वल टू 0 इज अ सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। सच काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विल बी कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपके पास होमोजीनियस आएगी, सेकंड और थर्ड में नॉन होमोजीनियस होगी और नॉन होमोजीनियस होने के साथ साथ उसके जो कोफिशिएंट्स हैं वो भी कांस्टेंट होंगे। तो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज होगी उसमें जो इक्वेशन होगी वो लीनियर होगी, सेकंड में भी लीनियर होगी, थर्ड एक्सरसाइज में भी लीनियर ही होगी। और लीनियर होने के साथ साथ जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो होमोजीनियस होगी, सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज जो है वो नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। और सेकंड और थर्ड में जो वो कोफिशिएंट्स हैं वो भी कांस्टेंट होंगे, वेरिएबल नहीं होंगे। जैसे भी मैंने आपको ये 3 बातें बताई ये वाली, तो जो आपकी सेकंड और थर्ड एक्सरसाइज होगी उसमें ये कांस्टेंट कोफिशिएंट आ रहा होगा। फोर्थ में फिर जाके आपके पास ये एक्स इन्वॉल्व होगी, वो भी लीनियर ही, लेकिन यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स इन्वॉल्व हो जाएगा, कांस्टेंट नहीं आएंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की। ए नॉट ये एन डेरिवेटिव लिखा हुआ है, फिर a1 दी n-1 वाला डेरिवेटिव लिखा हुआ है। चलते जाएं, ये an-1 ये फर्स्ट डेरिवेटिव है, फिर an आ गया साथ y मल्टीप्लाई हो इक्वल टू f ऑफ x वेयर a नॉट a1 अप टू an-1 एंड an आर रियल कॉन्स्टेंट्स। यानी कि 10.2 और 10.3 में हमारे पास जो चल रहा होगा वो रियल कॉन्स्टेंट चल रहे होंगे। a नॉट yn a1 yn-1 up to so on is called homogeneous linear differential equation। देखें आप यहाँ पे f of x था, यहाँ पे वो नहीं है, 0 आया हुआ ना। तो अब अगर आप इस इक्वेशन में y की जगह 0 लिख दें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, तो लेफ्ट साइड भी 0 हो गई, राइट साइड भी 0 हो गई। तो ऐसी इक्वेशन को हम होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। एवरी होमोजीनियस लीनियर nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हैज़ n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस। अब ये क्या बात हो रही है कि अगर आपकी होमोजेनियस इक्वेशन सेकंड ऑर्डर है तो उसमें 2 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे, थर्ड ऑर्डर है तो 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे। अब लीनियरली तो आपको पता चल गया इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, डिपेंडेंट सॉल्यूशंस कौन से होते हैं, लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज़ है, ये सारी बातें भी चेक कर लेते हैं। तो वेक्टर स्पेस का आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। If y1, y2, y3 up to yn are n linearly independent solutions of homogeneous linear nth order differential equation, then any linear combination
इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। मसलन ये फर्ज करते हैं y1 c1 y1 ये एक सोल्यूशन है, c2 y2 ये एक और सोल्यूशन है, c3 y3 ये एक और सोल्यूशन है। अब क्योंकि हम nth ऑर्डर चेक कर रहे हैं ना, तो इसके n सॉल्यूशंस होंगे, ये पहला सॉल्यूशन, ये दूसरा, ये तीसरा, चलते गए ये n वाला सॉल्यूशन। तो इन सब को अगर आप प्लस करेंगे तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन आ जाता है। तो ये लीनियर कम्बिनेशन ही लिखा हुआ है, मैं अभी उसको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ी देर बाद कि लीनियर कम्बिनेशन क्या चीज़ है। y इक्वल टू c1 y1 c2 y3 c3 y3 अप टू cn yn ऑफ y1 y2 y3 अप टू yn इज द जनरल सॉल्यूशन of that equation। c1 c2 cn are constants if yp is any solution of equation number 1, यानी कि जो पहली इक्वेशन है ना आपकी ये वाली, अब ये नॉन होमोजीनियस है। होमोजीनियस तब होगी अगर y इज इक्वल टू 0 सोल्यूशन हो। इसमें देखें अगर आप y की जगह 0 पुट करें तो सिर्फ लेफ्ट साइड पे 0 आता है, राइट पे नहीं आ रहा, तो ये नॉन होमोजीनियस है। इस इक्वेशन की हम बात करें, अगर ये इक्वेशन होगी तो yp भी हम इसका सोल्यूशन निकालते हैं। एक सोल्यूशन उसको पर्टिकुलर सोल्यूशन या पर्टिकुलर इंटीग्रल कहते हैं, ये 10.23 में हम चेक कर लेंगे। इफ yp इज एनी सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 देन yc प्लस yp इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन। अब मैं आपको थोड़ा सा लीनियर कम्बिनेशन के बारे में बताता हूँ। ये फर्ज करना हमने एक वेक्टर कंसिडर किया हुआ a, तो अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें ये 2a हो गया। ये सर ये एक वेक्टर b है, इसको आप 3 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, ये 3b हो गया। तो 2a प्लस 3b जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये ऐड जो करना है, ऐड करने के बाद ये जो चीज़ आपके पास आएगी इनके 2a प्लस 3b, इसको लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। मुख्तसर बात क्या है, किसी वेक्टर को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, एक और वेक्टर पिक करें उसको भी किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें और उन दोनों वेक्टर्स को ऐड कर दें, तो जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आपके पास आ रहा होता है उसको हम लीनियर कम्बिनेशन कहते हैं। तो अगर ये रिजल्ट आ रहा है 0 तो फिर हम कहेंगे a और b जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन उस वक्त जब a और b 0 नहीं है, मतलब अगर a और b आप 0 पुट करें तो फिर तो ज़रा 0 ही आना है ना। a और b एट द सेम टाइम 0 ना हो, कोई एक 0 हो भी जाए तो खैर है, सारे इकट्ठे 0 ना हो, देन a एंड b आर लीनियरली डिपेंडेंट। मुख्तसर बात करते हैं, जो लीनियर कम्बिनेशन आपके पास आया हुआ है अगर उसका रिजल्ट 0 आ रहा है तो a और b जो है वो लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स या वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब हम लीनियर कम्बिनेशन की प्रॉपर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। इफ y1 y2 अप टू yn are all functions of x are m functions of an independent variable x and c1 c2 up to cm are constants, then c1 y1, अब ये देखें y1 को हमने किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, y2 को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, चलते गए ym को भी किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया। तो ये जो चीज़ आपके पास आ रही है सारी की सारी ये लीनियर कम्बिनेशन कहलाती है। c1 y1 प्लस c2 y2 अप टू cm ym इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ y1 y2 अप टू ym। ये फ़र्ज़ करते हैं जी f1x है, उसको मैं cos स्क्वायर कह रहा हूँ, f2x को sin स्क्वायर कह देते हैं, f3x को सीकेंट स्क्वायर और f4x को टेंजेंट स्क्वायर x कह देते हैं। c1 cos स्क्वायर x, c2 sin स्क्वायर x, c3 सीकेंट स्क्वायर x, c4 टेंजेंट स्क्वायर x। अगर इनका आंसर आता है 0 तो फिर ये लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। अब 0 कैसे आ सकता है, अगर c1 और c2 को मैं 1 कह लूँ, ये भी 1 ये भी 1, तो ये साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर हो जाएगा, 1 बन जाएगा। c3 को मैं -1 कह देता हूँ और c4 को मैं 1 कह देता हूँ, तो ये क्या आएगा टेंजेंट स्क्वायर माइनस सीकेंट स्क्वायर। यानी कि मतलब क्या है कि अगर आप ये कॉन्स्टेंट्स यूज़ करें तो आपके पास जो रिज़ल्ट आता है वो 0 आ जाता है, तो तब ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। इसी तरह एक और एग्जांपल चेक करें, f1x एंड रूट एक्स प्लस 5, f2x एंड रूट एक्स प्लस 5x, f3x x माइनस 1, f1x, ये अब मैं आपको दूसरी बात बताने लगूँ, f1x जो है वो आपके पास f2x प्लस 5 टाइम्स f3x आ रहा है। यानी कि एक फंक्शन जो है वो आपके पास दूसरे सारे फंक्शंस को ऐड करने से आए या किसी भी फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करने के बाद सबको ऐड करने से आए, तब भी वो लीनियरली डिपेंडेंट कहलाते हैं। आप देखें f2x प्लस f5x, f2x को आप उसी तरह लिख लें और f3x को आप 5 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास f1x बन रहा है।
This implies that f1x, f2x, f3x are linearly dependent. A set of function f1x, f2x up to fnx is linearly dependent on an interval if at least one function can be expressed as a linear combination of the remaining functions. क्वेश्चन है y डबल प्राइम प्लस 2y इज इक्वल टू 6 ई रेज टू पावर 7x। तो एसोसिएटेड इक्वेशन पहले आपने लिख लेनी है डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव की वजह से आया, आगे प्लस 2 आ गया। डी स्क्वायर इज इक्वल टू -2, दोनों तरफ अंडर रूट लिया, डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। ए हमारे पास 0 आ रहा है और बी आ रहा है। बस कम्प्लेक्स रूट्स आ रहे हों तो हम उनको साइन और कॉस की फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पे ए हमारे पास 0 है क्योंकि रियल पार्ट तो है नहीं है, इमेजिनरी पार्ट है अंडर 2। उसको लिखने का तरीका क्या होता है जी, ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू C1 साइन बी एक्स प्लस C2 कॉस बी एक्स, यानी कि ई रेज टू पावर 0 एक्स इंटू C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 कॉस अंडर 2x। तो ई की पावर 0 तो 1 आ जाएगी, C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 कॉस अंडर 2x। अब क्योंकि एनाहिलेशन अप्रोच है तो उसमें हमने एनाहिलेटर फाइंड करना होता है। सबसे पहले वो हमने चेक करना होता है इसका 6 ई रेज टू पावर 7x। मतलब ये है कि इसको कितनी दफ़ा आप डिफ्रेंशिएट करें तो आपके पास 0 आए। अब अगर तो ये x रेज टू पावर 3, x रेज टू पावर 2 कुछ तरह की चीज़ होती तो फिर तो ठीक था। मैं मसा x रेज टू पावर 3 था तो मुझे पता है कि मैं 4 दफ़ा डिफ्रेंशिएट करूँ तो मेरे पास आंसर 0 आ जाएगा। अब ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसको आप जितनी दफ़ा मर्जी डिफ्रेंशिएट करें आपके पास 0 नहीं आएगा। मतलब ई की पावर x का डेरिवेटिव आ रहा है, ई रेज टू पावर x ही होता है। तो फिर हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको d माइनस ये जो 7 लिखा हुआ है इस फॉर्म में लिखते हैं। 5 होता तो 5 लिखते, 4 होता तो 4 लिखते। अब इसका एनाहिलेटर होगा d माइनस 7। अभी देखिए मैंने इसको कर दिया, आप इस पर गौर करें, आपको बात खुद ही समझ लग जाएगी। d माइनस 7 इंटू 6 ई रेज टू पावर 7x, तो d पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर -7 भी इससे मल्टीप्लाई होगा। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आएगा 42 ई रेज टू पावर 7x। ये भी आ रहा है 42 ई रेज टू पावर 7x, कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यहाँ से कन्फर्म हो गया कि d माइनस 7 इसका एनाहिलेटर है। अब जब एनाहिलेटर कन्फर्म हो गया तो अब इसको आपने अप्लाई कर देना अपने गिवन इक्वेशन पे। इन केस को मल्टीप्लाई करवाना है इक्वेशन के राइट और लेफ्ट साइड दोनों पे। ये हमने मल्टीप्लाई करा दिया। मल्टीप्लाई करवाने के बाद इस पे एनाहिलेटर जब अप्लाई होगा वो 0 आ जाएगा ना, इसीलिए तो इसको एनाहिलेटर कहा था इसका कि जब हम इस पे ये अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 देगा। अब ये इक्वेशन नॉन होमोजीनियस नहीं रही बल्कि होमोजीनियस इक्वेशन होगी। तो जैसे हमने ये एसोसिएटेड इक्वेशन सॉल्व की थी ये भी होमोजीनियस होती है, बिल्कुल इसी तरह हम इस इक्वेशन को भी सॉल्व कर लेंगे। यानी कि d माइनस 7 इज इक्वल टू 0, डी स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से d की एक वैल्यू 7 आ गई है और यहाँ से d की वैल्यू आ गई प्लस माइनस अंडर 2 आयोटा। जैसे आपका पहले कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन बना था YC, ये भी YC समझ लें, इसको आप YC1 लिख लें या Y लिख लें सिर्फ, वो बन जाएगा उसी तरह C1 साइन अंडर 2x प्लस C2 कॉस अंडर 2x प्लस C4 ई रेज़्ड पावर 7x। C4 लिखा रहने दें या उसको A लिख लें, आपकी अपनी मर्जी। बहरहाल मैंने इसको A लिख लिया है। तो अब जो पहले वाला YC था और ये जो अभी वाला YC है उसमें ये जो पहली दोनों टर्म्स हैं साइन कॉस वाली दोनों में आ रही हैं, तो उनको छोड़ के बाकी जो कुछ बचा हुआ था आपके पास वो बेसिकली YP कहलाता है। उसमें थोड़ी सी सेटिंग भी कई दफ़ा करनी पड़ती है, इस क्वेश्चन में ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में यही हमारा YP है। तो अब आप क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 दफ़ा और अपने गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे। पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करें 7a ई रेज़्ड टू पावर 7x आ गया, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे 49a ई रेज़्ड टू पावर 7x आ गया। अब ये वाली सारी वैल्यूज़ y डबल प्राइम p, अगर y प्राइम p या उसमें तो नहीं है आपकी इक्वेशन में, बहरहाल ये जो वैल्यूज़ हैं ये आप अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर लेंगे। के बाद हमारे पास आ जाएगा 49a ई रेज़्ड टू पावर 7x प्लस 2a ई रेज़्ड टू पावर 7x इज इक्वल टू 6 ई रेज़्ड टू पावर 7x। उसको सिंप्लीफाई करेंगे एक आंसर आ जाएगा। a हमारे पास आ रहा है 2/17, वो आप वापस YP में इधर पुट कर दें, YP हमारे पास आ जाएगा 2/17 ई रेज़्ड टू पावर 7x। तो जनरल सोल्यूशन हमारा होता है YC प्लस YP। ये YC लिख लिया, YP लिख लिया, ये हमारा फाइनल रिजल्ट है। अब हम इसको UC मेथड से भी सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं दोनों का आंसर सेम आ रहा है नहीं आ रहा। YC तो आपने उसी तरह फाइंड कर लिया जैसे पहले क्वेश्चन में फाइंड किया, YC ये आ गया। अब YP इसमें हमने लेट किया a ई रेज़्ड टू पावर 7x। ये हमें कैसे पता चल रहा होता है, यहाँ से जिस टाइप का आपके पास ये f(x) होगा, कैपिटल f(x) इसको कहते हैं, उसी टाइप का आपने ये लेट करना होता है। लेट कर लिया, लेट करके उसको डिफरेंशिएट किया, पहली दफ़ा डिफरेंशिएट किया, दूसरी दफ़ा डिफरेंशिएट किया और अपनी गिवन इक्वेशन में पुट कर दिया। गिवन इक्वेशन जब आप पुट करेंगे ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी।
यहाँ से आपने कोफिशिएंट्स को इक्वेट करके ए की वैल्यू निकाल लेनी है। ए की वैल्यू मेरे पास आ रही है 2/17, वो वापस आप वाई पी में पुट कर देंगे। वाई पी आ गया 2/17 e⁻⁷ तो वाई सी और वाई पी को जब आप ऐड करते हैं वो आपका नेट सोल्यूशन है। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास आ जाएगा c1 sin2x प्लस c2 cos2x प्लस 2/17 e⁻⁷ अब बात करने का मकसद ये है कि जिस मर्जी मेथड से आप अप्रोच करें रिजल्ट आपका सेम आना चाहिए। इसी को आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाले से भी अटेम्प्ट करके चेक कर सकते हैं। तो कोई भी मेथड हो वाई सी कैलकुलेट करने का मेथड सेम है। ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लिख लेते हैं d² - 5d प्लस 6 इज इक्वल टू 0, d² - 3d - 2d प्लस 6, ये इसके फैक्टर्स बन के सिंप्लीफाई करा, d का रिजल्ट हमारे पास 3 आ गया और 2 आ गया। रिपीटेड रूट्स तो नहीं आए, डिस्टिंक्ट रूट्स हैं, तो उनको लिखने का तरीका कार क्या होता है c1 e⁻m1x प्लस c2 e⁻m2x। m1 और m2 ये जो रूट्स हैं हम इनको कहते हैं। अब क्योंकि ये इक्वेशन जो है इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है तो आप t के हिसाब से चलेंगे, जहाँ जहाँ x लिखना होता है वहाँ हमने t लिख देना, बस इतनी सी बात है। वाई सी आ जाएगा c1 e⁻2t प्लस c2 e⁻3t। अब हम आते हैं वाई पी की तरफ। वाई पी आपने लेट करके चलना है। वाई पी आपने कैसे लेट करना है, यहाँ पे आपने लिखना होता है f(x), ये जो कुछ है, फिर 1/, में ये जो आपके पास रूट्स आए हैं ना ये लिखने हैं, या यहाँ से बेशक देख लें d-3 × d-2 ये लिख लें। फिर पहले हम इसको चेक करेंगे, इसको मसलन 2e⁻t पे पहले हम 1/d-2 अप्लाई करेंगे। अप्लाई करेंगे कैसे, ये उसका फार्मूला है f(x) डिवाइडेड बाई d-m, उसमें आपने e⁻m(x) आपने पहले लिखना है इंटीग्रल से बाहर, फिर आपने इंटीग्रल के अंदर e⁻−mx लिखना है साथ f(x). अब ये देखें मैं अप्लाई करने लगा हूँ। सबसे पहले आपने e⁻mx यानी कि रूट मेरा जो 2 था वो मैंने लिख लिया e⁻2t, फिर इंटीग्रल के अंदर e⁻−2t, यहाँ पे f(x) क्या था 2e⁻t, तो 2 मैंने पहले इंटीग्रल से बाहर लिख लिया। अब हम इस इंटीग्रल को सिंप्लीफाई कर देंगे। इसको आप सिंप्लीफाई करें, आपका रिजल्ट आ रहा है -2e⁻t। अब समझ लें आपका f(x) ये बन चुका है -2e⁻t, यानी कि इसका रिजल्ट हम निकाल चुके हैं। अब हमने सिर्फ 1/d-3 इस पे अप्लाई करना है। अब ये जो न्यू f(x) आया है इस पे हम अप्लाई करने गए 1/d-3, क्योंकि 1/d-2 हम अप्लाई कर चुके हैं। इसमें भी हम यही फार्मूला यूज़ कर लेंगे e⁻mx यानी कि e⁻3t आ गया, फिर इंटीग्रल के अंदर e⁻−mx यानी कि e⁻3 आया, फिर f(x), तो f(x) अब न्यू हमारा क्या है -2e⁻t, तो -2 इंटीग्रल से बाहर मैंने लिख लिए। इसको सिंप्लीफाई करा, ये आ गया e⁻−2t, इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करेंगे रिजल्ट आपका आ जाएगा e⁻t, यही आपका वाई पी है। वाई पी इज इक्वल टू e⁻t। तो जनरल सोल्यूशन क्या था वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी की वैल्यू पुट कर दी, वाई पी की वैल्यू पुट कर दी, जनरल सोल्यूशन है। क्वेश्चन पे हम यूसी मेथड अप्लाई करते हैं, सुपरपोजिशन वाला। ये भी दो तरह का है, एक एनिहिलेटर वाला और एक सुपरपोजिशन वाला। तो एसोसिएटेड इक्वेशन आपकी वहीं बनेगी, वाई सी आपका वहीं आएगा, वहाँ तक आपने नहीं छेड़ना। फिर वाई पी आपने लेट करना होता है। वाई पी आमतौर पर ये जो राइट साइड है f(x) यहाँ से जज होता है। अब ये की पावर x में है तो वाई पी हमारा हो जाएगा e⁻x। उसको डिफ्रेंशिएट कर लें दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट करके जो ये आपके आंसर्स हैं वो आप अपनी मेन इक्वेशन में पुट कर दें। मैंने पुट कर दी, पुट करें। अगर आपके पास यहाँ पे 0 नहीं आता इसका मतलब है कि ये जो आपने लेट किया वो वाई पी ये ठीक है। अगर 0 आ रहा है तो फिर ये गलत है, फिर आपने यहाँ पे a के साथ इधर x भी लिखना है, और अगर वो भी गलत आ रहा है तो फिर आपने x² पुट करना है। तो आमतौर पर में अंदाज़ा इस तरह होता है, अगर वाई सी में यहाँ पे e की पावर x होता, ये तो 2x और 3x है ना, अगर यहाँ पे e की पावर x होता तो फिर ये सब्स्टिट्यूशन रॉन्ग होती, फिर आपने x लिखना होता। और अगर यहाँ पे x e की पावर x हो तो फिर x वाली भी गलत होती है, फिर आपने x² लिखना होता है। बहरहाल इसको सिंप्लीफाई किया, a की वैल्यू आपके पास आ गई, वो आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। ये आपका वाई पी आ गया, जनरल सोल्यूशन आया वाई सी प्लस वाई पी। थर्ड मेथड है आपका वेरिएशन ऑफ पैरामीटर वाला, y' - 5y' + 6 इज इक्वल टू 2e⁻x। तो उसी तरह हमने इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन बनाई, d की वैल्यूज निकाल ली, कंप्लीमेंट्री सोल्यूशन मैंने आपको बताया था उसी तरह लिखना है। वाई पी आप कैसे जज करते हैं, ये जो C1 है उसकी जगह आपने U1 लिखना है, C2 की जगह U2 लिखना है बस। तो U1 के साथ इधर जो कुछ है इसको हम कहते हैं, U2 के साथ जो कुछ है उसको कहते हैं, और क्वेश्चन में जो राइट हैंड साइड होती है उसको हम कैपिटल f(x) कहते हैं। और आपने y1 को डिफरेंशिएट कर लेना और y2 को डिफरेंशिएट करना है। y1 का डेरिवेटिव आ रहा है 2e⁻2x, y2 का डेरिवेटिव आ रहा है 3e⁻3x। अब हम w फाइंड करते हैं।
W का हमारा फार्मूला होता है y1 y2 प्राइम माइनस y2 y1 प्राइम। ये जो चारों वैल्यूज़ आपने फाइंड किए इसमें पुट करेंगे ये आपके पास W आ जाएगा। अब u1 और u2 आपने निकालना है। ये u1 का फार्मूला, ये u2 का फार्मूला है। वैल्यू सारी पता है, पुट करेंगे u1 u2 की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास yc प्लस yp होता है। yc की वैल्यू पुट yp में u1 और u2 जो आपने लेट किया था ना u1 u2 वहाँ पे पुट करेंगे तो yp भी पता चल जाएगा। सबको प्लस करेंगे, आपका टोटल रिजल्ट है। वेरिएशन ऑफ पेरीमीटर। तो सबसे पहले तो इसकी सेटिंग करें कि इस तरफ हमें सिर्फ y चाहिए होते हैं लेफ़्ट साइड पे। अगर y के अलावा कुछ हो रहा है तो उसको आपने इक्वेशन की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। +24 दूसरी तरफ जाएगा, -24 बन जाएगा। अब ये हमारा कैपिटल एफ ऑफ एक्स है राइट साइड पे। ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख लेंगे d³ -5d² -2d, d कॉमन आ गया, बाकी बच गया d² -5d -2 इज इक्वल टू 0। तो d इज इक्वल टू 0 और d² -5d -2 इज इक्वल टू 0। इस पर हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 प्लस माइनस √25 + 8 होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये 33 बन जाएगा। d आ जाएगा 5 प्लस √33 डिवाइडेड बाई 2 एंड 5 माइनस √33 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो d की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 5.373 और -0.373। अब ये तीनों रूट्स हमारे रियल रूट्स आए हैं। एक हमारे पास रूट है 0, दूसरा रूट है 5.373 और तीसरा रूट है -0.373। कम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन हमारा बन जाएगा c1e⁻m1x + c2e⁻m2x + c3e⁻m3x। m1 m2 m3 जो तीनों रूट्स हैं उनको हमने कहा है। e की पावर 0 तो 1 होता है, तो हमारे पास आ जाएगा yc बनेगा c1 + c2e⁻5.37x c + c3e⁻−0.373x। c1 को छोड़ के जो कुछ साथ है उसको हम y1 कहते हैं, c2 को छोड़ के जो कुछ उसके साथ है उसको y2 कहते हैं और c3 को छोड़ के जो कुछ उसके साथ है उसको y3 कहते हैं। y1 आ गया 1, y2 आ गया e⁻5.373x और y3 आ गया e⁻−0.373x। इनको आप दो दफ़ा डिफ्रेंशिएट कर लें। y1 का डेरिवेटिव 0, दूसरी दफ़ा फिर 0। y2 का डेरिवेटिव आएगा 5.373 इंटू e⁻5.373x। दूसरी जब इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर बन जाएगा, 5.373 का स्क्वायर हो जाएगा और e⁻5.373x। y3 को पहली दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये माइनस वाला आ जाएगा, दूसरी दफ़ा डिफ्रेंशिएट करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वो आएगा 0.373 उसका स्क्वायर और e⁻−0.373x। अब हमने रॉन्स्कियन फाइंड करना w, वो होता है y1 y2 y3, y1 प्राइम y2 प्राइम y3 प्राइम, y1 डबल प्राइम y2 डबल प्राइम y3 डबल प्राइम। अभी हमने इन सब की वैल्यूज़ निकाली, सारी वैल्यूज़ आप इसमें पुट कर देंगे और पुट करने के बाद इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर लेंगे। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम नंबर 1 के थ्रू, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम ख़त्म हो जाएगा, बाकी ये 4 एंट्रीज हमारे पास बच जाएंगी। w इज इक्वल टू 1 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल दीज टर्म्स। इसकी फर्दर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। सिंप्लीफिकेशन के बाद आएगा 0.7475 e⁻5x प्लस 10.7681 e⁻5x। तो इन दोनों को प्लस करने के बाद हमारे पास w आ जाएगा 11.516 e⁻5x। इसको आप ब्लॉक में लिख लें क्योंकि बाद में हमने यूज़ करना है। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे w1, w2 और w3। w1 की ये वैल्यू होती है, इसमें पहले कॉलम में आता है 0 0 f ऑफ x, दूसरे कॉलम में आता है y2 प्राइम y2 डबल प्राइम, तीसरे कॉलम में आता है y3 प्राइम और y3 डबल प्राइम। इन सब की वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं। f ऑफ x जो हमारा मेन क्वेश्चन है, क्वेश्चन में तो जो राइट साइड पे लिखा हुआ था वो हमारा f ऑफ x, इनके 4e⁻x -24। ये बाकी सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड की हुई हैं, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसी तरह उसको एक्सपेंड करेंगे। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम नंबर C1 के थ्रू। तो ये हमारे पास 0, ये भी 0, ये बच जाएगा 4e⁻x -24।
इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमारे पास W1 आ जाएगा 4e⁻x -24 इंटू -5.746 इंटू e⁻5x। इसको आप मज़ीद यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, एंड में भी कर सकते हैं, मैं इसको एंड में ही करूँगा। W2 होता है, पहले कॉलम में हमारे पास y1 प्राइम y1 डबल प्राइम, दूसरे कॉलम में 0 0 और f(x), तीसरे कॉलम में y3 प्राइम और y3 डबल प्राइम। अभी आता है था f(x) जो है वो इक्वेशन, जो मेन इक्वेशन है उसमें जो राइट साइड पे लिखा वो है कि 4e⁻x -24। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें पता है, वो सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब आप इसको कॉलम 1 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कॉलम 2 के थ्रू भी एक्सपेंड कर सकते हैं। मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ कॉलम 2 के अकॉर्डिंग, और कॉलम 2 के अकॉर्डिंग जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे इसमें साथ माइनस भी आना है। माइनस क्यों आना है, ये देखें कि ये जो एंट्री है ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम उसमें मौजूद है। थर्ड रो और सेकंड कॉलम है तो 3 + 2 आपके पास 5 आता है। तो जब पावर आपके पास ऑड आ रही हो तो आपने नेगेटिव लिखना है, और अगर पावर इवन आ रही हो तो आपके पास नेगेटिव नहीं आएगा बल्कि पॉजिटिव ही रहेगा। आपकी मर्जी है, जिसके थ्रू मर्जी एक्सपेंड करें। तो W2 हमारे पास बन रहा है 4e⁻x -24 इंटू 0.373 इंटू e⁻−0.373x। इसी तरह अब हम W3 फाइंड करते हैं, तो उसमें पहले कॉलम में y1 प्राइम और y1 डबल प्राइम आता है, दूसरे कॉलम में y2 प्राइम y2 डबल प्राइम आता है, तीसरे कॉलम में आता है 0 0 f(x). सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। अब इसको आप कॉलम 3 के अराउंड भी एक्सपेंड कर सकते हैं और कॉलम C1 यानी कि फर्स्ट कॉलम के अराउंड भी। तो इसको मैं फर्स्ट कॉलम के अराउंड कर रहा हूँ, हमारे पास W3 आ रहा है 4e⁻x -24 इंटू 5.373 e⁻5.373x। अब W भी आ गया, W1 भी आ गया, W2 भी और W3 भी। अब हम U1 प्राइम, U2 प्राइम और U3 प्राइम इन तीनों की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो U1 प्राइम होता है W1/W, U2 प्राइम होता है W2/W और U3 प्राइम होता है W3/W। तो W पता है, सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे। U1 प्राइम आ जाएगा 2e⁻x + 12। तो U1 प्राइम है ज़ाहिर है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो U1 आ जाएगा। इंटीग्रेट करने से हमारे पास U1 आ रहा है -2e⁻x + 12x। इसी तरह U2 प्राइम होता है W2/W, W2 की वैल्यू भी पुट कर दी, W की वैल्यू भी पुट कर दी, इसको सिंप्लीफाई करवाया, ये आ गया 0.13e⁻6.373x -0.78e⁻5.373x। तो U2 प्राइम को जब इंटीग्रेट करेंगे हमें U2 मिल जाएगा। U2 हमारे पास आ जाएगा, पॉइंट सिंप्लीफाई कराया तो U2 आ गया -0.828 e⁻6.373x + 4.2 e⁻5.373x। अब U3 प्राइम फाइंड करते हैं, वो क्या होता है जी, W3 डिवाइडेड बाई W। W3 की वैल्यू भी पुट कर दी, W की वैल्यू भी पुट कर दी। U3 प्राइम आ गया 1.9 e⁻1.373x -11.2 इंटू e⁻0.373x। इंटीग्रेट किया तो U3 आ गया 2.6 e⁻1.373x -4.1 e⁻0.373x। अब YP हमारे पास होता है U1 y1 + U2 y2 + U3 y3। ये सारी वैल्यूज़ हमें पता है। U1 की वैल्यू पुट कर दी, y1 की पुट कर दी, इसी तरह U2 y2 की, U3 y3 की इसकी वैल्यू पुट की, इसको मल्टीप्लाई करा के थोड़ा सिंप्लीफाई करवा लिया। सिंप्लीफिकेशन के बाद YP आ गया 2.6 e⁻x -2.828 e⁻x + 12x + 0.1। अब जनरल सोल्यूशन होता है YC + YP। YC जो पहले हमने फाइंड किया होता लिख लिया, YP भी लिख लिया। अब इसमें ये दो टर्म्स जो है वो कांस्टेंट्स हैं, लादा पड़े हुए C1 और 0.1। तो इन दोनों को आप एक ही कांस्टेंट का नाम देते हैं, इन दोनों को आप C4 लिख दें। बाकी आपका आ जाएगा +C2 e⁻5.373x + C3 e⁻−0.373x + 2.6 e⁻x -2.828 e⁻x + 12x।